हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने डीसी शंट मोटर के बारे में डिस्कस किया था। डीसी शंट मोटर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनके बारे में हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड मोटर के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको बताया था जैसे डीसी शंट जनरेटर की संरचना होती है वैसी की वैसी संरचना डीसी शंट मोटर की होती है। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगी, जो संरचना डीसी कंपाउंड जनरेटर की होती है वो की वही संरचना किसकी होगी, डीसी कंपाउंड मोटर की होगी। यानी कि डीसी कंपाउंड मोटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर उन दोनों की संरचना क्या रहेगी, समान। कंपाउंड जनरेटर के अंदर जैसे जैसे वाइंडिंग जुड़ी होगी वैसी की वैसी वाइंडिंग किस में जुड़ी होगी, डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर जुड़ी होती है। कंपाउंड मोटर के अंदर हमने पढ़ा था कि कंपाउंड मोटर क्या होती है। इस कंपाउंड मोटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग होती है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इस फील्ड वाइंडिंग को अपन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इस फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में डिवाइड करके एक भाग तो बनाते हैं अपन सीरीज फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को कितने पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, दो। एक भाग तो होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग का और दूसरा होता है आपका शंट फील्ड वाइंडिंग। एक फील्ड वाइंडिंग थी, उसको दो पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को तो बनाया सीरीज फील्ड, दूसरे को बनाया शंट फील्ड। यानी कि फील्ड वाइंडिंग को दो पार्टों में डिवाइड करके एक पार्ट को तो इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और दूसरे पार्ट को इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब जिस पार्ट को इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा है वो तो पार्ट कहलाया आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग। कौन सी कहलाई, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और जिस फील्ड वाइंडिंग के जिस भाग को इस आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा वो कहलाती है आपकी कौन सी, शंट फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग होगी इसको मैंने आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इस कारण इसको मैं लिखूंगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग। क्या लिखूंगा इसको, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसको समांतर क्रम में जोड़ा है, इस कारण इसको लिखूंगा मैं शंट फील्ड वाइंडिंग। कौन सी लिखूंगा, शंट फील्ड वाइंडिंग। और ये वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी आपकी, आर्मेचर वाइंडिंग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आर्मेचर वाइंडिंग। तो कंपाउंड जनरेटर के अंदर जैसे हमने पढ़ा था वैसी संरचना किसकी होती है, कंपाउंड मोटर की होती है। फील्ड वाइंडिंग को दो पार्टों के अंदर डिवाइड करके एक भाग को तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। अब जो भाग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगता है उसको कहते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और जो भाग आर्मेचर के समांतर क्रम में लगता है उसको बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग। अब इनकी भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सीरीज फील्ड वाला जो भाग होता है उसके अंदर प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। सीरीज फील्ड का जो प्रतिरोध RSE होगा, इसके प्रतिरोध को किससे लिखेंगे, RSE। इस RSE का मान क्या होता है, कम होता है। जबकि जो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है RSH, उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि इस वाइंडिंग के प्रतिरोध को हम किससे लिखेंगे, RSH। तो इस वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होगा वो तो ज़्यादा होगा, इस वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। फिर दूसरा जो सीरीज फील्ड वाली वाइंडिंग है उसको अपन बनाते हैं मोटे तार से। कौन से बनाते हैं, इसको मोटे तार से बनाते हैं। जबकि शंट फील्ड वाली जो वाइंडिंग होती है इसको अपन बनाते हैं पतले तार से। कौन से बनाते हैं, पतले तार से बनाते हैं। तीसरा, सीरीज फील्ड जो वाइंडिंग होती है इसके अंदर जो फेरों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या होती है N, उनका मान क्या होता है, कम होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, NS का मान कम होता है। जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग जो NSH हो जाता है, इस शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा। N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। यानी कि शंट वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा होती है और सीरीज वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या कम होती है। सीरीज वाइंडिंग को मोटे तार से बनाते हैं, शंट वाइंडिंग को हम बनाते हैं पतले तार से। सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, शंट वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। अब कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी और समांतर दोनों रूप से लगाया गया है, इस कारण इस मोटर को अपन कौन सी मोटर बोलेंगे, कंपाउंड मोटर। यानी कि ये जो सारी प्रोसेस थी जो हमने जनरेटर के अंदर देखा था वो का वही सेम है, जो हमने जनरेटर के अंदर लिखा था वो सारी की सारी थ्योरी आपकी यहीं पर लिखा जाने वाली है। वही लिखा जाएगी, फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में डिवाइड करेंगे,
एक भाग को आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, दूसरे भाग को आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब जो भाग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ेगा वो कहलाएगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार से बनाते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। दूसरा, जिस भाग को आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ेंगे वो भाग कहलाएगा शंट फील्ड वाइंडिंग। अब शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको अपन बनाते हैं पतले तार से और इसके अंदर फेरों की संख्या क्या रखी जाती है, आपकी ज़्यादा रखी जाती है। तो ये सारी थ्योरी हमने जनरेटर के अंदर लिख ली थी, इसको हम यहाँ पर दोबारा नहीं लिखेंगे। जिसको लिखनी है वो जनरेटर वाला वीडियो चलाना और वहाँ से इसको लिख लेना, ठीक है। अब बात आती है ये जो कंपाउंड मोटर होती है, ये कंपाउंड मोटर कितने प्रकार की होती है, आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो। पहली जो प्रकार होता है वो होती है आपकी कम्युलेटिव मोटर। कौन सी होती है, कम्युलेटिव। पहली होती है आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। पहली प्रकार की मोटर कौन सी होती है, तो पहली प्रकार की मोटर होती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और जो दूसरी मोटर होती है वो दूसरी मोटर होती है आपकी कौन सी, डिफरेंशियल। कौन सी होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर कितने प्रकार की होती है, कंपाउंड मोटर आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और दूसरी होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को हिंदी में अपन बोल सकते हैं संचयी संयुक्त मोटर। क्या बोलेंगे, संचयी संयुक्त मोटर। और इसको अपन बोलेंगे क्या, विभेदी। क्या बोलेंगे, विभेदी संयुक्त मोटर। विभेदी संयुक्त मोटर, तो इसको बोल सकते हैं संचयी संयुक्त मोटर और दूसरी हो जाएगी विभेदी संयुक्त मोटर। ये क्या है, इनके हिंदी वर्ड के नाम है। तो आपकी जो कंपाउंड मोटर है, इस कंपाउंड मोटर को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, संयुक्त मोटर। क्या बोलेंगे, संयुक्त मोटर। या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं यौगिक मोटर। कौन सी बोलते हैं, यौगिक मोटर। अगर हिंदी वाले आपको अगर हिंदी में ये ऑप्शन मिल जाए तो ये सारे सही है। और वैसे कंपाउंड मोटर तो है ही। तो कंपाउंड मोटर के दो प्रकार होता है, एक तो होती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, दूसरी होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। यानी कि एक होती है संचयी संयुक्त मोटर और दूसरी होती है विभेदी संयुक्त मोटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये सारी प्रोसेस तो आपके जनरेटर के बिल्कुल क्या है, समान है। अब सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में अपन को विस्तार से डिस्कस करना है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सब लिखवाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस मैंने आपको जनरेटर के अंदर लिखवा दी थी। इसको बार बार के लिखवा के टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे कौन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कौन सी स्टार्ट करेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यानी कि संचयी संयुक्त मोटर। देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर देखते हैं क्या होता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का मतलब होता है कि इस जनरेटर की, देखिए अब यहाँ पर दो जगह चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग है। ये भी फील्ड वाइंडिंग का भाग है, ये भी फील्ड वाइंडिंग का भाग है। और अब हम जानते हैं कि फील्ड वाइंडिंग के अंदर केवल चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है। अब जब ये दोनों फील्ड वाइंडिंग के भाग है तो यहाँ पर भी चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, यहाँ पर भी चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, क्योंकि दोनों वाइंडिंगों के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। जब मैं इसको क्या करूँगा, V वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा, जैसे ही मैंने इस मोटर को V वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा तो यहाँ से कुछ धारा जाएगी, मान लेते हैं IL। इस IL में के अंदर से सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो धारा जा रही है उसको मैंने माना ISE। क्या माना, ISE। अब ये धारा यहाँ पर आते ही दो पार्टों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। आर्मेचर के अंदर जो धारा जाएगी उसको मानूंगा IA, और इस शंट फील्ड के अंदर जाने वाली धारा है जो वो क्या है, ISH। अब ये ISE धारा इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित हो रही है, तो इस ISE धारा के कारण सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स आएगा, वो होगा phi SE।
कौन सा होगा, फाई एसी। ऐसे कैसे ये ISH वाली जो धारा है इस शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित हो रही है और इस ISH धारा के कारण इस शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर एक फ्लक्स आएगा, उसको हम लिखेंगे फाई एसएच से। किससे लिखेंगे, फाई एसएच। तो एक तो हो गया सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स और दूसरा हो गया कौन सी वाइंडिंग का फ्लक्स, आपकी शंट वाइंडिंग का फ्लक्स। तो ये शंट वाइंडिंग का फ्लक्स है, इसके कारण एक फ्लक्स आया, वो हो गया कौन सा आपका, फाई एस एच। अब ये फाई एस एच किसके कारण आया है, इस आई एस एच के कारण, और ये फाई एस ई किसके कारण आया है, इस आई एस सी के कारण। तो ये दोनों फील्ड वाइंडिंग के भाग है, तो इन दोनों वाइंडिंगों के अंदर क्या आ गया, एक एक फ्लक्स आ गया। अब पढ़ रहे हैं अपन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या कहती है कि यदि इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला फ्लक्स, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स, इन दोनों की दिशा यदि समान हो, इन दोनों की दिशा क्या हो, समान, दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन हो, दोनों की, जैसे ये मान लो फाई एसी के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है, और ये जो फाई एस एच है उसके चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी ऊपर से नीचे की तरफ है। दोनों की दिशा यदि समान है तो वो जो मोटर बनेगी वो मोटर कौन सी होगी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगी। यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स, इन दोनों की दिशा क्या होती है, समान होती है। दोनों वाइंडिंगों के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या होती है, समान। कौन सी मोटर के अंदर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर। तो इसके अंदर लिखना है आपको, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग व शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा समान होती है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसमें पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या रहेगी, समान। कौन सी मोटर के अंदर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर। दूसरा हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अर्थात जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो इस शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है, सहयोग करता है। अर्थात सीरीज फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स का क्या करता है, ये सहयोग करता है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर आपको पहली कंडीशन याद रखनी है कि दोनों वाइंडिंगों के अंदर पैदा होने वाली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा समान होती है। ये दोनों का जो फ्लक्स है वो एक दूसरे का क्या करता है, सहयोग करता है। अब आगे याद रखना है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स होता है, क्या, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स, इस परिणामी चुंबकीय फ्लक्स जो फाई टी है इसका मान शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाई एस एच प्लस सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाई एस ई, इन दोनों के योग के बराबर होता है। याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कम्युलेटिव कंपाउंड जो मोटर होती है उसके अंदर परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स फाई टी बराबर होता है फाई एस एच प्लस क्या होगा, फाई एस ई। यहाँ पर फाई एस एच क्या है, शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है। वैसे फाई एस ई क्या है, सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है। इतना क्लियर। आगे देखिए, इसको जैसे ही हमने वी वोल्टेज की सप्लाई से जोड़ा तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर एक फ्लक्स आया और एक फ्लक्स शंट वाइंडिंग के अंदर आया, दोनों फ्लक्स की दिशा समान, तो दोनों फ्लक्स आपस में जुड़ जाएंगे। और जब इन दोनों वाइंडिंगों के चुंबकीय फ्लक्स के अंदर इस धारावाही आर्मेचर चालक पदार्थ को रखेंगे
तो इस धारावाही आर्मेचर चालक पदार्थ के ऊपर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और जैसे ही बल लगेगा तो ये आपका आर्मेचर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, अर्थात मोटर क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आपका आर्मेचर घूमेगा तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स और जो शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है उनको क्या करेगा, ये काटेगा, और जैसे ही ये काटेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और उस विद्युत वाहक बल को हम बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल, और उस विरोधी विद्युत वाहक बल को हम किससे लिखेंगे, ईबी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ईबी से। यहां पर ईबी क्या है, यहां पर विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ है, ठीक है। अब यहां से हमको ये जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है इसकी टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण निकालना है। क्या निकालना है अपन को, टर्मिनल वोल्टेज। देखिए टर्मिनल वोल्टेज, देखिए दिया इसको अपने इनपुट इतना V वोल्टेज दिया, माना इसको मैंने 200 वोल्ट की सप्लाई दी। कितने वोल्ट की दी सप्लाई, 200 वोल्ट। अब 200 वोल्ट की सप्लाई है तो इस 200 वोल्ट में से इस सीरीज वाइंडिंग के प्रतिरोध और इसके अंदर बहने वाली धारा, इनके कारण इसके अंदर कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। भाई यहाँ पर प्रतिरोध है तो कुछ न कुछ वोल्टेज तो खर्च होगा। इस 200 में से मान लेते हैं 10 वोल्ट यहाँ पर खर्च हो गया, ठीक है। तो 200 में से 10 खर्च हो गया तो यहाँ पर कितना बचा, 190। अब ये 190 वाला वोल्टेज किसके सिरों पर आएगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर अप्लाई होगा। तो इस आर्मेचर वाइंडिंग का भी एक प्रतिरोध है RA। इस आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण भी इस आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा। मान लेते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 5 वोल्ट। 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप तो किस में हो गया, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप किस में हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग में, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर भी प्रतिरोध है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध क्या करेंगे, इस वोल्टेज के अंदर क्या करेंगे, इस वोल्टेज का ड्रॉप करेंगे। अब ये दोनों वोल्टेज का ड्रॉप होने के पश्चात जो वोल्टेज बचेगा वो किसका मान होगा, आपका ईबी का। यानी कि ईबी 200 दिया, 200 में से 15 खत्म हो गया तो ईबी बराबर कितना बचेगा आपको, 185 वोल्ट। 185 वोल्ट किसका मान होगा, आपका ईबी का होगा। तो अगर मेरे को वी का मान निकालना है तो V का मान निकालना है तो देखिए EB के अंदर, यदि EB के अंदर ये जो खर्च हुआ वोल्टेज है इनको जोड़ दूं, यानी कि 185, ये यहाँ पर कितना है 185 है। 185 के अंदर यदि ये 5 और 10 को मैं जोड़ दूं तो किसका मान आ जाएगा, 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि खर्च हुआ, ये खर्च हो गया और ये बचा हुआ है। तो बचे हुए में ये जो खर्च हुआ उसको जोड़ दूंगा तो टोटल इनपुट का मान आएगा, नहीं आएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 200 बराबर ये बचा हुआ कितना है 185 प्लस ये खर्च कितना हो गया माइनस के 10, कितना खर्च हुआ, माइनस तो मैंने आपको खर्च हुआ इसलिए बताया, कितना खर्च हुआ यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना खर्च हो गया आपका 5। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसका मान 200 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसे कैसे यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज का मेरे को अगर समीकरण निकलना है तो V बराबर कितना 200, तो 200 की जगह मैं क्या लिखूंगा, V कितना लिखूंगा, V। 185 की जगह क्या लिखूंगा मैं, EB है, क्योंकि बचा हुआ पैदा होने वाला वोल्टेज कौन सा है, EB, प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर हो रहा है। अब इसके अंदर वोल्टेज V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। I का मान कितना है ISC, R का मान कितना है RSC। तो इसके अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, ISE इंटू हो जाएगा RSC। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, ISC इंटू RSC। ऐसे कैसे इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम लिखेंगे IA इंटू लिखेंगे RA। तो ये क्या हो गया आपका कम्युलेटिव कंपाउंड वोल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज का क्या आ जाएगा समीकरण। तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर लिख सकते हैं अपन क्या, EB प्लस IA इंटू RA प्लस लिखेंगे ISE इंटू लिखेंगे RSC। V बराबर EB प्लस IARA इंटू ISC, यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल के अंदर आर्मेचर के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों को यदि बैक EMF में जोड़ देंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज है उसके क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण V बराबर हो गया EB प्लस IARA प्लस ISC इंटू RSC। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए IL बराबर क्या होगा, ISC, जितना IL है उतनी ISC जाएगी ना। ISC आगे जाके दो पार्टों के अंदर डिवाइड होगी, एक तो बन गया IA प्लस बन गया ISH। तो IL बराबर ISC बराबर हो गया IA प्लस ISH। इतना समझ में आ गया।
अब मैंने आपको बताया था शंट मोटर के अंदर जो ISH है इसका मान इसके सिरों पर वोल्टेज और इसके प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर। या फिर हम बोल सकते हैं शंट मोटर के अंदर जो प्रतिरोध होता है इस प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। शंट मोटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। अब जब शंट मोटर का प्रतिरोध RSH का मान क्या होगा, वेरी हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जब RSH का मान बहुत ज़्यादा होगा तो इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है ISH उसका मान क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो I का मान क्या होगा, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यानी कि ये जो ISH है इसका मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इनकी तुलना में इसका मान क्या होगा, बहुत ही कम। अब इसका मान बहुत कम होने के कारण इसको यहाँ पर नगण्य मान लेते हैं, यानी कि यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, अपन हटा देते हैं, क्योंकि इसका मान बहुत कम होता है। इससे इसके आर्मेचर की करंट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपन लिख सकते हैं कि शंट मोटर के अंदर IL बराबर ISC, इनका मान लगभग IA के क्या होता है, आपका बराबर होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर इस ISC का मान IA के क्या है, आपका बराबर है। तो इस ISC के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर IA लिख सकता हूं। तो V बराबर क्या बन जाएगा, फॉर्मूला EB प्लस IARA प्लस ISE की जगह क्या लिख दूंगा, IA, क्योंकि इसका मान इसके लगभग क्या है, बराबर। तो यहां पर लिख दूंगा IA इंटू RA। यहाँ पर भी IA, यहाँ पर भी IA, दोनों में से IA को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या, EB प्लस IA कॉमन आ गया, इधर बच गया क्या, RA प्लस बच गया RSE। ठीक है। अब ये RA प्लस RSE इसका मान अपन मान लेते हैं R के बराबर, R बराबर मान लेते हैं RA प्लस RSE। तो RA प्लस RSE का RSE की जगह मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर R लिख देता हूं। तो टर्मिनल वोल्टेज का जो फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो आ जाएगा V बराबर बन जाएगा EB प्लस IA। अब इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा मैं, यहां पर R लिख दूंगा। तो ये जो समीकरण बन गया, ये बन गया आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण। तो V बराबर क्या होता है, EB प्लस IA इंटू R होता है। याद रखना है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, V बराबर EB प्लस IA इंटू R। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है, ये बीच वाले से आपको कोई मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि ये यहाँ पर इस प्रकार से किस प्रकार से निकल कर आया। तो ये प्रोसेस तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। आपको याद फाइनल में ये याद रखना है कि कंपाउंड मोटर के अंदर जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है EB प्लस IA इंटू R। तो टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण समझ में आ गया। V बराबर क्या हो जाएगा आपका, EB प्लस IA इंटू R। अब इससे अपन यहां से EB का मान भी निकाल सकते हैं। ये संख्या प्लस की इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहां से EB बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस IA इंटू R। EB बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस IA इंटू R। ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट करने। इतना क्लियर। पहला, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स φt बराबर φSH प्लस क्या होता है, φSE होता है। टर्मिनल वोल्टेज V बराबर EB प्लस IA इंटू R होता है। या फिर बैक EMF EB बराबर होता है V माइनस IA इंटू R। तीन चीजें क्लियर हो गई कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब आगे चलते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज के बाद में निकालनी है अपन को DC शंट मोटर की घूर्णन गति का फॉर्मूला।